हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा सेशन रहेगा इकोनॉमिक्स का और इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग यहाँ देखेंगे। इसमें आपको मिलेगा 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। तो सेशन को छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। सेशन में बने रहिएगा, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कि किस साल भारत में कोयला खनन का राष्ट्रीयकरण हुआ था। किस साल भारत में कोयला खनन का राष्ट्रीयकरण पहली बार हुआ था। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। किस साल भारत में कोयला खनन का राष्ट्रीयकरण पहली बार हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1971 में पहली बार कोयला का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत में कोयला खनन का राष्ट्रीयकरण पहली बार 1971 में हुआ था और 1973 तक सभी कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इस प्रकार कोल इंडिया को देश में कोयला खनन पर क्या मिला, एकाधिकार मिल गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दूसरा सवाल कर लेते हैं हम लोग। अति महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, 500 रुपये के नए नोट का आकार क्या है। 500 रुपये के नए नोट का आकार क्या है। आप आंसर कीजिए फटाफट दोस्तों। 500 रुपये के नए नोट का आकार क्या है। 500 रुपये के नए नोट का आकार क्या है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 66 मिमी इंटू 150 मिमी। ये क्या है, 500 रुपये के नोट का आकार है दोस्तों। ठीक है, नए डिजाइन के 500 रुपये का बैंक नोट का आकार यदि आपसे पूछ ले तो कितना होता है, 66 मिमी इंटू 150 मिमी। और नए डिजाइन के 2000 रुपये के बैंक नोट का आकार यदि आपसे पूछ ले तो 66 मिमी इंटू 166 मिमी होता है दोस्तों। ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट ज़रूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तीसरा सवाल हमारा कहता है कि रूसी एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल गॉर्शकोव भारत में किस नाम से सेवाएं दे रहा है दोस्तों। रूसी एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल गॉर्शकोव भारत में किस नाम से सेवाएं दे रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। रूसी एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल गॉर्शकोव भारत में किस नाम से सेवाएं दे रहा है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, INS विक्रमादित्य के नाम से यहाँ पर सेवाएं दे रहा है। INS विक्रमादित्य की बात कर लेते हैं तो इसे कहाँ से खरीदा गया था, रूस से खरीदा गया था। 2014 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह 1987 में सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता था, बाकू के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इसका नाम क्या कर दिया, एडमिरल गॉर्शकोव। और यह भारत में INS विक्रमादित्य के नाम से सेवाएं दे रहा है दोस्तों। एक बार सेशन को लाइक करते चलिएगा, सेशन को हम बड़ी महत्वपूर्ण ढंग से यहाँ करने जा रहे हैं। चौथा सवाल कर लेते हैं, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की व्यवस्था कौन करता है। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की व्यवस्था कौन करता है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की व्यवस्था कौन करता है। फटाफट यहाँ आंसर करते चलिएगा दोस्तों। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना कौन करता है, यहाँ नाबार्ड करता है। नाबार्ड ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की यदि आपकी बात कर ले, कब शुरू हुई थी, 1995-96 में शुरू की गई थी। और इसकी व्यवस्था कौन करता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड द्वारा इसकी व्यवस्था की जाती है। दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पांचवा सवाल करते हैं, नई टेलीकॉम पॉलिसी की घोषणा कब हुई थी। नई टेलीकॉम पॉलिसी की घोषणा कब हुई थी। सही आंसर हो जाएगा 1999 में हुई थी। कब हुई थी, 1999 में हुई थी। देख लेते हैं दोस्तों अगला सवाल।
छठा सवाल क्या कहता है? छठा सवाल कह रहा है कि ड्वाक्रा की फुल फॉर्म क्या है? ड्वाक्रा की फुल फॉर्म यहाँ पर आपको आंसर करना है दोस्तों। आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। ड्वाक्रा की फुल फॉर्म क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरियाज़। इसका फुल फॉर्म है। ड्वाक्रा की फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरियाज इसका फुल फॉर्म है। ड्वाक्रा यानी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विभाग महिलाओं और बच्चों की क्या करता है? सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। 1982-83 में इसकी स्थापना होती है। चलिए बढ़ लेते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। पूसा हाइब्रिड 4 किसकी किस्म है? फटाफट आंसर करते चलिएगा दोस्तों। यहाँ अति महत्वपूर्ण सवालों को हमने डाला हुआ है जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पूसा हाइब्रिड 4 किसकी किस्म है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे टमाटर की किस्म है। किसकी किस्म है? टमाटर की एक किस्म है। अगला सवाल कर लेते हैं। हमारा अगला सवाल है 8वां सवाल। क्या कहता है? भारत में माइक्रो फाइनेंस का गुरु किसे कहा जाता है? भारत में माइक्रो फाइनेंस का गुरु किसे कहा जाता है? यहाँ सही आंसर हो जाएगा विजय महाजन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विजय महाजन को भारत में माइक्रो फाइनेंस का गुरु कहा जाता है और वे बेसिक्स सोशल एंटरप्राइज ग्रुप के फाउंडर और CEO थे। उनका जन्म कब हुआ था? 1954 में हुआ था। यदि आपसे पूछ ले कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं दोस्तों। 9वां सवाल क्या कहता है? 9वां सवाल के ऑप्शन काफ़ी लंबे हैं तो ऑप्शन देख के घबराइएगा मत। संकुचित मुद्रा M1 का सूत्र क्या है? M1 का सूत्र क्या है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंकों की मांग जमा प्लस RBI के साथ अन्य जमा और जनता द्वारा आयोजित मुद्रा नोट और सिक्के की राशि। संकुचित मुद्रा M1 का सूत्र होता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 10वां सवाल है, भारत में पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ बना है? भारत में पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ बना है दोस्तों? भारत में पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ बना है? सही आंसर हो जाएगा जयपुर में बना है। कहाँ बना है? पहला निर्यात संवर्धन पार्क जयपुर में बना है। अगला सवाल हमारा कहता है, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल हमारा कहता है कि स्थिरता के साथ वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? स्थिरता के साथ वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। स्थिरता के साथ विकास हमारा किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो का लाभ आपके अन्य साथियों को भी मिल सके। दोस्तों यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, तभी मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। दोस्तों देखते हैं 12वां सवाल क्या कह रहा है। 12वां सवाल कहता है कि दोस्तों देश के पूरे आय और व्यय का पूरा ब्यौरा जिसे बजट कहा जाता है संसद के समक्ष पेश करना होगा। संसद के समक्ष पेश करना होगा यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? दोस्तों फटाफट यहाँ पर आंसर करते चलिएगा। देश के पूरे आय और व्यय का पूरा ब्यौरा जिसे बजट कहा जाता है संसद के समक्ष पेश करना होगा यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 भारत में बजट का वर्णन करता है। बजट में देश के आय और व्यय का क्या होता है? पूरा ब्यौरा होता है। बजट संसद के समक्ष पेश किया जाता है। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि स्वतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? सनमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं दोस्तों। 13वां सवाल क्या कहता है? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में हुई थी। किस अधिनियम के द्वारा हुई थी?
खाद्य निगम अधिनियम 1964 के द्वारा हुई थी। इसका उद्देश्य क्या क्या है, आइए देख लेते हैं। गरीब किसानों के हितों के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन और खाद्यान्नों के परिचालन और बफर स्टॉक को सुरक्षित रखना इसका प्रमुख उद्देश्य था। 14वां सवाल क्या कहता है, इनमें से कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निवेश और उत्पादन क्रेडिट प्रदान करने वाले संस्थानों के लिए सर्वोच्च वित्त पोषण एजेंसी है। इनमें कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निवेश और उत्पादन क्रेडिट प्रदान करने वाले संस्थानों के लिए सर्वोच्च वित्त एजेंसी है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, चूँकि ग्रामीण की बात हो रही है तो सही आंसर हो जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 15वां सवाल कर लेते हैं। हमारा 15वां सवाल कहता है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कौन है। विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कौन है दोस्तों, फटाफट आंसर करते चलिए। विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों लंदन। लंदन विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक बाज़ार है। उसके बाद किसका स्थान आता है, न्यूयॉर्क, टोक्यो, ज़ुरिक और फ्रैंकफर्ट का स्थान आता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल हमारा है सिडबी की स्थापना कब हुई थी। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। ये सवाल ऐसा है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, हर परीक्षा में आपको देखने को ये सवाल मिलता है। सिडबी की स्थापना कब हुई थी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1990 में हुई थी। कब हुई थी, सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी। लघु कुटीर उद्योगों के विकास के लिए इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपको इसका मुख्यालय कहाँ देखने को मिलेगा, लखनऊ में देखने को मिलेगा। जीएसटी का वर्तमान स्वरूप किस वर्ष आया था। जीएसटी का वर्तमान स्वरूप आपको यहाँ पर आंसर करना है दोस्तों कि किस वर्ष आया था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्तमान स्वरूप जीएसटी का 2004 में आया था। कब आया था, 2004 में आया था। वर्तमान स्वरूप जीएसटी का कब आया था, 2004 में आया था। यदि आपसे पूछ ले जीएसटी लागू कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 18वां सवाल क्या कहता है, सिंगापुर में कार्य करने वाली पहली भारतीय बैंक कौन सी थी। सिंगापुर में कार्य करने वाली भारत की पहली बैंक कौन है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन ओवरसीज बैंक सिंगापुर में कार्य करने वाली भारत की पहली बैंक थी। इसकी स्थापना कब होती है, 10 फरवरी 1937 को इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना होती है। अगला सवाल कर लेते हैं। अगला हमारा सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको 2 कथन यहाँ पर दिए हुए हैं। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम कृषि मंत्रालय भारत सरकार का एक कार्यक्रम है। और दूसरा कथन है, यह कार्यक्रम 1996-97 में स्थापित हुई थी और चल रही इस कार्यक्रम में सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। आपको यहाँ पर आंसर करना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 2 कथन, दूसरा कथन ही सही है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की बात कर लेते हैं, तो यह किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, जल संसाधन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, 20वां सवाल है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है। भारत दाल का सबसे बड़ा उपभोक्ता, ये भी सही है। भारत दाल का सबसे बड़ा आयातक है, ये कथन भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में दाल की अत्यधिक खपत होने के कारण दाल का क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। फलस्वरूप भारत दाल का सबसे बड़ा आयातक भी है। ठीक है, आयातक है। 21वां सवाल है, वर्ष 1921 को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में महान विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है। उसके बाद भारत में
किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर मामूली गिरावट आई थी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1941 से 51 में मामूली गिरावट आई थी। गिरावट कब आई थी? 1941 से 51 के बीच आई थी। और भारत की जनसंख्या वृद्धि उस समय कितनी थी? 13.32% थी। 22वां सवाल है, फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गहन कृषि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। गहन कृषि विकास कार्यक्रम यानी IADP कृषि के क्षेत्र में भारत सरकार का पहला प्रमुख प्रयोग था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 में हुई थी फोर्ड फाउंडेशन की मदद से। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं? निम्नलिखित में कौन भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं? तो दोस्तों यहाँ खुफिया आर्थिक परिषद की जो अध्यक्षता करते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के वित्त मंत्री। नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2005 में हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को स्थापित होता है। शुरुआत में इसे 7 साल के लिए रखा गया था, लेकिन यह अभी भी चल रहा है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा आपका 1956 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब होती है? 56 में होती है। और यह अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो विकासशील देशों में, कहाँ पर? विकासशील देशों में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सहायता प्रदान करता है। और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या की बात कर लेते हैं तो कितने सदस्य हैं? 184 सदस्य हैं। दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों याद रखिएगा, इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जाती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। और हमारी वीडियो रात को रोज़ 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।